हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। हम आज की इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर का जो हुआ है 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम था, डबल शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है, एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम लिया गया है। 9 से 12 मॉर्निंग की शिफ्ट थी। इस वजह से जो आपका रिजल्ट है वो केवल परसेंटेज में आएगा। इस बार रिजल्ट परसेंटाइल में नहीं आएगा। आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स में आएगा, या तो मार्क्स गिवन होंगे या फिर परसेंटेज गिवन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो रिजल्ट है आपका परसेंटाइल में नहीं आने वाला। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो सभी को समझ में आएगा और एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया था पेपर 1 में, पेपर 2 में कितना स्कोर किया था। तो इस बार ये सबसे अच्छी बात रही है। अब आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे। अगर आपका आज एग्जाम था कॉमर्स का तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि टफनेस लेवल कैसा था, किस तरीके का पेपर था और किस किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए थे। आप प्लीज कमेंट करिए। जिनका भी एग्जाम था आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें, स्पेशली पेपर 2 कॉमर्स के लिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे बल्कि हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स फीडबैक। जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है, जितनी बात करी हमने, उसके अकॉर्डिंग मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल पेपर की। तो जो ओवरऑल पेपर था वो लेंथी था। सभी स्टूडेंट्स का कहना है, अप्रोक्स जितने स्टूडेंट्स ने बात करी 90% का यही कहना है कि पेपर सर लेंथी था। पेपर को अच्छा खासा टाइम मतलब देना पड़ा आपको अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जो पेपर था वो क्वेश्चन जो थे वो वन लाइनर नहीं थे। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर भी थे, बट कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, जहां पे आपको समझना पड़ रहा था कि कौन से स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, इस स्टेटमेंट का क्या आंसर हो सकता है। इसके अलावा मैच ऑफ द फॉलोइंग से काफी क्वेश्चन थे। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के केस में भी आपको समझना पड़ता है, चारों को पढ़ना पड़ता है, इधर भी चारों को इधर भी पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि कौन सा किसका आंसर हो सकता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पेपर लेंदी था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। और ज्यादातर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर थोड़ा लेंदी ही रहता है, और इसका रीजन यही है कि एक तो सिलेबस काफी लेंदी है, और दूसरी बात इसके अंदर अब जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। पहले क्वेश्चन वन लाइनर पूछा जाया करते थे, असर्शन रीजन बेस्ड ज्यादातर बन जाते थे, बट अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उस पूछने के तरीके में भी बदलाव हुए हैं जब से ऑनलाइन एनटीए एग्जाम ले रहे हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो गाइस, अगर आपको पता है कि अगर आपको सफर करना है, एक आपको जर्नी करनी है एक ऐसे मौसम में जहां पर ठंड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप जैकेट पहन के चलोगे, आप तैयारी करके चलोगे, यस और नो। तो अगर आपको पता है कि पेपर लेंथी बन रहा है, स्टेटमेंट तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने माइंड में उस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इन चीजों को अपनाओ। इस चीज में खामियां मत ढूंढो कि पेपर ऐसा क्यों बन रहा है, बल्कि इस चीज को एक्सेप्ट करो कि पेपर ऐसा बन रहा है, और इसी चीज को ध्यान में रख करके आपको प्रिपरेशन करनी है। ये बात मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप इसको हल्के में मत लीजिए। कि जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो इस चीज को ऑब्जर्व करें, इस चीज को एक्सेप्ट करें अपने आप से कि हाँ पेपर ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बन रहा है, और मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, तभी एग्जाम क्रैक होगा। तो इस चीज को आपको रियलाइज करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। काफी सारे क्वेश्चन बने इनकम टैक्स से, जहां पर इनकम टैक्स का जो स्लैब है, रेट है और सेक्शन है, स्पेशली सेक्शन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बने हैं आज के एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, कंपटीशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए थे, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कैपिटल बजटिंग पे क्वेश्चन था, फाइनेंस के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। इनकम टैक्स सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बने, एक दो नहीं काफी सारे क्वेश्चन बने इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है कि चलो ठीक है कर लेंगे, नहीं। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो इस चीज पर फोकस करिए कि इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, और उसी तरीके से कवर करना है जिस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जैसे नाफ्टा हो गया, एशियान हो गया, सार्क हो गया, तो इस तरह के जो रीजनल आपके अग्रीमेंट होते हैं या फिर रीजनल कॉपरेशन होते हैं, कोऑपरेटिव जो ग्रुप्स होते हैं, इसके ऊपर तो हमेशा से ही क्वेश्चन बनता है, और इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर। इसके अलावा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो आपका पैसेज बनता है पेपर के एंड में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे क्वेश्चन था, और जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बन गया होगा आपसे। पीवी रेशियो पे क्वेश्चन था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा रहता है, ये हमेशा से ही एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। फोकस था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। देखो, फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, उतना ही हाई चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बस रट्टा मार रहे हो, बस चीजों को गो थ्रू कर रहे हो, पढ़ रहे हो बैठ करके, तो फिर चीजें
आपके हाथ में, आपके पक्ष में, आपके साइड नहीं रहेंगी। अब देखो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है। जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो लोग रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट करिए। रिसर्च पेपर के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि जिनका पेपर अच्छा गया है उनके ज़्यादा के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे में आप रिसर्च पेपर पर फोकस करिए, पीएचडी एडमिशन में फोकस करिए, सर्च करिए आसपास जो भी आपके पास, आसपास जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ पर फोकस करिए। और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया, आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया और मैं अच्छा कर सकता था लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी या जो भी रीजन था, तो उन सभी से अभी से, आज से, आज 7 जनवरी है, आज से ही मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि आज ही आपको कसम खा लेनी है। क्या करना है? कसम खानी है, प्रॉमिस करना है मुझे और अपने आप को एक कसम दिलानी है कि जो जून 2025 का एग्जाम होगा वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और उसमें मैं जेआरएफ लेके रहूंगा। मैं बार बार यूजीसी नेट एग्जाम देने नहीं आया हूँ इस दुनिया में, बार बार एग्जाम देने देता रहूँ ऐसा मैं नहीं करना चाहता। जेआरएफ चाहिए मुझे और जून 2025 में चाहिए। दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट। आप कसम खाओ, कमेंट करो, कमेंट करके कसम खानी है, क्योंकि कमेंट करने से भी आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी और कमेंट वही स्टूडेंट्स करेंगे जो एक्चुअल में सीरियस होंगे इस चीज़ को लेकर के, एक्चुअल में जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होगी इस चीज़ को अचीव करने की, जेआरएफ क्रैक करने की, बस वही कमेंट करेंगे। और जिनको लगता है कि यार बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, वो लोग कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। या जो चीज़ जो स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं एग्जाम को, वो कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। कमेंट करो, डेट डाल देना 7 जनवरी 2025 और नेक्स्ट एग्जाम जून में होगा, गारंटेड एग्जाम जून में ही होगा। तो अब आपसे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए कि आप मेरा कहना मानोगे। कहना ये है, मेरा कहना ये है कि जब आप किसी भी, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको 1000 किलोमीटर चलना है, आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना है, क्या आप एक दिन में चल लोगे? क्या एक हफ्ते में चल लोगे? आंसर इज नो, नहीं चल पाओगे। तो कैसे चलना है 1000 किलोमीटर? चलना ऐसे है कि पहले आज 10 किलोमीटर कवर करो, कल 10 किलोमीटर कवर करो, फिर 10 किलोमीटर कवर करो, फिर 10 किलोमीटर कवर करो, उसके बाद अगेन 10 किलोमीटर कवर करो, एक एक दिन करके, और आप 1000 किलोमीटर कब कवर कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो, क्लियर करते हुए चलो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका कंप्लीट सिलेबस फिनिश हो जाएगा विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और यही चाहिए एग्जाम के लिए, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ना, जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो आपको अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना पड़ेगा। कोई एक दिन का काम नहीं रह गया है कि चलो 2 दिन में पढ़ लूंगा, हफ्ते भर में पढ़ लूंगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा होने वाला है कि लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो नहीं होने वाला। आपका फिर वही साइकिल चलता रहेगा कि एग्जाम दोगे फिर नेट निकलेगा, फिर एग्जाम दोगे फिर नेट निकलेगा, इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को अगर ब्रेक करना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपसे आपकी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपके लाइफ का टाइम मांग ही नहीं रहा। अगर आप 6 मंथ देते हो डिटर्मिनेशन के साथ, मेहनत के साथ, अपना 100% डाल देते हो, तो इस 6 मंथ के बाद आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इतना सा करना है। देखो गाइस, ये एक युद्ध है। ये क्या है? एक युद्ध है जहां पर लाखों लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हजारों लोग, लाखों लोग लड़ रहे हैं आपस में कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर आपको उनको बीट करना है ना, यहाँ तो बीट करने का काम है, कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ को क्रॉस करने का काम है, वो तभी होगी जब आप उनसे ज्यादा मेहनत करोगे। सोच के देखो, क्या आप उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो? जो स्टूडेंट्स बाकी जेआरएफ लेकर के आएंगे इस बार, क्या आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो? अगर आप उससे ज्यादा मेहनत कर जाओगे तो ही जेआरएफ क्रैक होगा। तो सफलता हमेशा सेक्रीफाइस मांगती है। सफलता क्या मांगती है? सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ सेक्रीफाइस कर लेते हो, मेहनत करते हो, अपने इंटरटेनमेंट से सेक्रीफाइस कर लेते हो। इंटरटेनमेंट का मतलब है कि दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर देते हो, यूट्यूब पे क्रिंज वीडियोस देखना बंद कर देते हो, मूवीज देखना बंद कर देते हो, टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो, आलसपन छोड़ देते हो, मेहनत करते हो। बस इतना करना है, इतना करना है। आपको क्या करना है? इन चीज़ों पे फोकस करना है। और ये एक युद्ध है जिसमें आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पेपर का टफनेस लेवल बढ़ गया है, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, उसी के इक्वल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 महीने की मेहनत करोगे तो बात नहीं बनने वाली। सुन लो कान खोल के, अगर 1-2 महीने में सोच रहे हो कि मैं करके जेआरएफ क्रैक कर लूंगा, तो नहीं होने वाला। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा। मेहनत करो और उस मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा।
ये तभी पॉसिबल होगा जब आप स्टार्टिंग से मेहनत करोगे, 5 से 6 महीने फुल डेडिकेशन के साथ दोगे तो जेआरएफ आपका है। और इस अपने नाम के आगे जेआरएफ लगाने का जो मौका है ना, वो आपके हाथ में दिया है गॉड ने। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब कुछ है, जो भी चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स को वो सब कुछ है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी, आपके माँ बाप ने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया है ना। तो हर किसी को देखो, दुनिया में हर कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होता। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अपने आप में एक लकी इंसान हो कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। और बस आपके सिर्फ एक कदम चलना है। जेआरएफ का एक ही कदम होता है पीजी के बाद कि 6 मंथ की मेहनत, बस ये कदम चलना है। जेआरएफ आपका, पीएचडी आपकी अगर आप आगे करोगे तो कर लेना, नहीं तो उसके बाद रिक्रूटमेंट के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। जेआरएफ के बाद डबल डबल एडवांटेज है। एक तो हर महीने 40,000 रुपये मिलेंगे। सोच के देखो, आपको 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद आपको हर महीने 40,000 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सोच के देखो अपने माइंड में। और उसके बाद आप चाहो तो आगे रिक्रूटमेंट में भी जा सकते हो या फिर अपनी पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो मैं बस यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से मेहनत करो, अभी से मेहनत करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। अब हम बात कर लेते हैं जो ओवरऑल पेपर था आपका, वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ कहेंगे इजी था जिन्होंने मेहनत की थी, कुछ कहेंगे टफ था। वो डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कैसी थी। मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, इस तरीके से मिला जुला पेपर था। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो गाइस, जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जहां तक मुझे लग रहा है वो 60 से लेकर के 65% के बीच में रह सकती है जनरल की। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो इसकी कट ऑफ रह सकती है 55 से 60% के बीच में। बाकी आप अपने SC ST की लगा देना, इससे 2-3% 4% नीचे कर लोगे तो SC ST की भी आ जाएगी। तो इतना अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, लगता है कि इतना स्कोर कर जाओगे तो फिर हो जाएगी बात, नहीं तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो मेहनत करना। और देखो गाइज, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, मेरी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आप इनरोल कर सकते हो एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ कोर्सेज में जून 2025 के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इस प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कि बस कोर्स में इनरोल करवा दिया काम खत्म, नहीं। कोर्स में इनरोल करवाने के बाद आपको प्रॉपर गाइड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। बस आपको मेरा कहना मानना है कि डेली बेसिस पे आपको 2 घंटे देने हैं। डेली बेसिस पे आपको दोनों 2 घंटे देने, डेली डेली 2-2 घंटे देते रहो, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम। 6 महीने करोगे, एग्जाम कब क्रैक हो जाएगा, जेआरएफ आपके हाथ में होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें और स्टार्टिंग से स्टडी करें। ये नहीं कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ लूंगा फिर वही गलती करोगे, फिर उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। साइकिल से बाहर निकलना है ना, जो घूम रहा है बार 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 बार, उस साइकिल से अगर बाहर निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 6 मंथ दे दो डेडिकेटेड तरीके से, साइकिल तोड़ के बाहर निकल जाओ। पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं। अब करना क्या है, जाओ ऐप पर जाओ, 6 मंथ का कॉम्बो कोर्स इनरोल करो, पेपर 1 प्लस कॉमर्स का, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर अभी अगर आप इनरोल करते हो तो अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है फ्लैट 10, जैसे कि अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली 10% से और रिड्यूस हो जाएगी। फ्लैट 10 कूपन कोड है, आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, क्योंकि सिलेबस टाइम से फिनिश होगा और उसके बाद आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है कंप्लीट सिलेबस, तब मान के चलना कि जेआरएफ आ जाएगा। और ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस फिनिश करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंथी सिलेबस है। तो सिलेबस फिनिश करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद जेआरएफ लेके जाओ, इतना सा काम है। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करो, विदाउट डिले, बिना सोचे, बिना टाइम वेस्ट करे, फटाफट से ऐप इंस्टॉल करो और अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर लो। और जेआरएफ की जर्नी के लिए आज से ही अपनी मेहनत करना चालू कर लो। कसम खाओ और कमेंट करके बताओ, कमेंट कर दो फटाफट से। कमेंट करना है अपनी कसम खा के कि मैं कसम खाता हूँ कि जून 2025 का मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसमें जेआरएफ लेके मैं आ रहा हूँ। बस इतना कमेंट कर दो, यहीं से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं और जितना मैंने बोला है उसको अपने दिमाग में बैठा लो। जेआरएफ आपका है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।